आधी आबादी के हक और सम्मान की लड़ाई जीवन भर लड़ने वाली सावित्रीबाई फूले के नाम से भला कौन परिचित नहीं होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपने जीवन के आखिरी समय को भी मानव जाति की सेवा में लगा दिया। उनके ही प्रयासों की वजह से समाज में स्त्रियों को शिक्षा का समान अधिकार मिल सका। सामाजिक व्यवस्था और परंपरा में शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं की स्थिति को आधुनिक भारत में पहली बार जिस महिला ने चुनौती दी, उनका नाम सावित्रीबाई फूले है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव नाया गांव में 3 जनवरी 1831 को सावित्रीबाई का जन्म हुआ था। जब वे 9 साल की थीं, तभी उनकी शादी 13 साल के ज्योतिराव फूले के साथ हो गई थी। सावित्रीबाई खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और शिक्षा की अलख जगाती रही। एक बार अपने खेत में आम के पेड़ की टहनी से बनी कलम से सावित्रीबाई ने जमीन पर पहला अक्षर लिखा। तब वे कहां जान पाई होंगी कि वे एक अक्षर नहीं बल्कि नया इतिहास लिख रही हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। संघर्षों की शुरुआत तो उनके घर से ही हो गई थी। एक बार जब वे अंग्रेजी की किताब के पन्ने पलट रही थीं, तभी उनके पिता ने उनके हाथ से किताब छीनकर फेंक दिया और कहा था कि हमारे समाज में पढ़ने का अधिकार सिर्फ ऊंची जाति के पुरुषों को ही है। सावित्रीबाई ने स्वयं अपनी शिक्षा तमाम संघर्षों के बाद पूरी की, जिसमें उनके पति ने उनका हर कदम पर साथ दिया। शायद हमारी विडंबना यही है कि हम जिस समाज के लिए कुछ करने निकलते हैं, हमें उनकी ही चुनौती का सामना सबसे ज्यादा करना पड़ता है। कहा जाता है कि जब वो स्कूल पढ़ाने जाती थी तो लोग उन पर गोबर फेंकते, कूड़ा फेंकते, यहाँ तक कि पत्थर भी फेंकते थे, जिसकी वजह से वो अपने साथ एक दूसरी साड़ी रखती थी, लेकिन हर मुकाबला का सामना बेहद ही शालीनता से करती। उन्होंने लड़कियों का पहला स्कूल खोला और खुद पहली महिला शिक्षिका होने का जिम्मा भी उठाया। उन्होंने कलम उठाकर मराठा जमीन पर कविता उकेरी और हिम्मत देकर लड़कियों के हाथों में कलम पकड़ाई। वे जातिवाद, मनुवाद की बेड़ियों को तोड़कर महिला सशक्तिकरण की मशाल बनी। जरा सोचिए, उस दौर में सावित्रीबाई के लिए लड़कियों की पढ़ाई के लिए लड़ना कितना मुश्किल रहा होगा। सावित्रीबाई फूले ने अपने पति क्रांतिकारी नेता महात्मा ज्योतिराव फूले जी के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। उन्होंने पहला और 18वां स्कूल भी पुणे में ही खोला। सही मायने में देखा जाए तो महिलाओं में शिक्षा की अलख जगाने वाली माता सावित्रीबाई फूले ही थीं, जिन्होंने अनेक बाधाएं पार कर लड़कियों को शिक्षा का अधिकार दिलाया। शिक्षा के साथ ही फूले दंपति ने समाज की अन्य समस्याओं की ओर भी ध्यान देना शुरू किया। ज्योतिबा के समय पुणे शहर की पहचान विधवा स्त्रियों की यौन हिंसा के केंद्र के रूप में थी, जहां अक्सर गर्भवती विधवा स्त्रियां आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती। फूले दंपति ने 28 जनवरी 1853 में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जहां कोई भी विधवा स्त्री आकर यहां अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी। साथ ही उसका नाम गुप्त रखा जाता था। यह समस्या कितनी विकराल थी, इसका अंदाजा इसी बात से आप लगाइए कि मात्र 4 सालों के अंदर ही 100 से ज्यादा विधवा स्त्रियों ने इस गृह में बच्चों को जन्म दिया था। इसके अलावा 1897 में एक बार महाराष्ट्र में हैजे की बीमारी फैली थी। हजारों लोग मर रहे थे, सैकड़ों परिवार बर्बाद हो रहे थे। लोग गांव शहर छोड़कर जंगलों में भाग रहे थे। इसी दौरान एक महार अछूत का लड़का हैजे से बीमार होकर रास्ते में पड़ा था। उसका इलाज तो दूर, उसे कोई छूने तक को तैयार नहीं था। तब सावित्रीबाई फूले ने खुद ही उस बालक को अपने कंधे पर उठाया और अपने पुत्र यशवंत के दवाखाने में गई। उसके कारण सावित्रीबाई को भी हैजे की बीमारी ने पकड़ लिया और आखिरकार अपने जीवन के अंतिम दिन यानी 10 मार्च 1897 तक वो इंसानियत के लिए संघर्ष करती रही। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने जातिगत मानसिकता से ग्रस्त होने के कारण उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसकी सावित्रीबाई फूले हकदार थीं। लेकिन सावित्रीबाई फूले द्वारा नारी शिक्षा अधिकारों के लिए किए गए संघर्षों के बारे में हमारी पीढ़ी को जानना बेहद जरूरी है।
शायद इतिहास लिखने वालों की नजर इन कामों पर गई ही नहीं होगी, तभी तो सावित्रीबाई फुले जी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया। लेकिन जब कभी भी भारतवर्ष में महिला सशक्तिकरण का इतिहास लिखा जाएगा तो इसकी शुरुआत क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले से ही शुरू होगी। ग्रेटली मीडिया की रिपोर्ट।